नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की गई पटवारी परीक्षा वर्ष 2015 के गणित के 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमारे द्वारा व्यापम के लिए नई बैच 25 अक्टूबर से प्रारंभ की गई है, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का है। इसके अलावा हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की बैचेस भी संचालित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, साधारण ब्याज का प्रश्न है ये। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहां पे समय हमेशा वर्ष में रखेंगे, दर हमेशा वार्षिक। तो यहां पे बोल क्या रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो पहले मैं सेकंड वाले केस से ब्याज निकाल लेता हूं। क्या बोला है, 6,000 का साधारण ब्याज, 6,000 का साधारण ब्याज, दर दिया है 4%, समय दिया है 5 वर्ष। तो यहां से आप साधारण ब्याज फाइंड कर सकते हैं 60 गुणा 20। तो यहां से साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा 1,200 रुपए। यही साधारण ब्याज पहले वाले केस का होगा। तो पहले वाले केस का साधारण ब्याज कितना होगा, 1,200। मूलधन कितना दिया है, 8,000। दर कितना दिया है, 3%। समय आपसे पूछा है तो समय को मान लीजिए t। तो यहां से t का जो मान आएगा 1,200 बटा 80 गुणा 3। 0 से 0 कट कर दीजिए, 120 बटा 24 और 24 पंचे होता है 120। तो समय आ जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन सी में 5 वर्ष लिखा हुआ है। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। सेकंड वाले केस से पहले आप ब्याज फाइंड किए तो ब्याज मिला आपको 1,200। यही ब्याज होगा पहले केस में, क्योंकि बोला है साधारण ब्याज उतना ही होगा। मतलब दोनों केस का साधारण ब्याज क्या होगा, एक समान होगा। तो सेकंड वाले का साधारण ब्याज आपने 1,200 निकाला, पहले वाले का भी साधारण ब्याज क्या होगा, 1,200 होगा। तो पहले वाले स्थिति में आपको मूलधन पता है, दर पता है, साधारण ब्याज मिल गया है, तो आप समय बता सकते हैं। तो समय कितना आ गया, 5 वर्ष। आसान सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। आपने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा P1 प्लस R/100 की पावर में n माइनस P। अगर आप सोच रहे होंगे सर हमने तो केवल इतना पढ़ा है, तो ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इसमें से आप क्या करेंगे, मूलधन को माइनस करेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। अगर आप केवल इतने की बात करेंगे तो ये मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा। इसमें से आप क्या करेंगे, मूलधन को माइनस, तब जाके आपको ब्याज मिलेगा। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये तब अप्लाई होगा जब ब्याज की गणना होगी वार्षिक। ब्याज की गणना होगी वार्षिक। प्रश्न में यहां पे मेंशन नहीं किया है कि ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है या छमाही हो रही है या तिमाही हो रही है। तो आप हमेशा क्या लेके चलेंगे, वार्षिक। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, P का मान हो जाएगा 18,000। तो P की वैल्यू पुट कर दीजिए 18,000। R का मान आपको दिया है, देखिए R का मान दिया है 10%। तो यहां R का मान 10%। समय आपको दिया है 3 वर्ष
और P का मान कितना है 18,000। 18,000 को कॉमन निकाल दीजिए, तो 18,000 को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे कितना बचेगा, देखिए 10 एकम 10 और एक 11/10, 11/10 का पावर 3 माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, आसान सा है, 11/10 का पावर 3 माइनस कितना बचेगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको, देखिए 18,000 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 18,000 1331 में से 1000 जाएगा तो क्या बचेगा 331 बटा 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 18 का गुणा करेंगे 331 में, 18 एकम 18, 18 तिया 54 और एक 55, 18 तिया 54 और 5 59, 5,958। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं 5,958 है। तो यहां पे ब्याज आपको मिल गया है 5,958। कौन सा ब्याज है ये, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये आप फॉर्मूले के थ्रू किए हैं, इसका प्रोसीजर भी होता है। प्रोसीजर क्या है, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे नया मूलधन, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज नया मूलधन, फिर तीसरे वर्ष का ब्याज आप क्या बता देंगे, मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो करना आपको फॉर्मूले से ही है। यह फॉर्मूला कहां से आता है, तो इसका प्रोसीजर आप सीखेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा। सारा कॉन्सेप्ट प्रतिशत का अप्लाई होता है इसमें, सारा कॉन्सेप्ट जो इसमें अप्लाई होगा वो प्रतिशत का अप्लाई होगा, वहां से ये फॉर्मूले बनते हैं। तो अभी मैं केवल आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं। ये फॉर्मूला बहुत आसान सा है, P1 + R/100 की पावर n माइनस P। केवल इतने की बात करेंगे तो यह है मिश्र धन, इसमें से मूलधन को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं, P का मान 18,000 पुट किया मैंने, R का मान 10, N का मान 3 और P का मान 18,000। सिंप्लीफाई किया मैंने तो आपको दिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, 5,958 आएगा। ठीक, एक बात का ध्यान रखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जो है यह हमेशा सावधि जमा खाते में कैलकुलेट किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट। आपने पढ़ा होगा सावधि जमा खाता क्या होता है। अगर आपने 3 वर्ष के लिए पैसा जमा किया है बैंक में, इसका मतलब 3 वर्ष के बाद ही आप बैंक जाओगे, अपना मूलधन साथ में ब्याज वापस लेके आओगे। तो पूरा प्रोसीजर अगर आप इसका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरा का पूरा परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला से पढ़ाया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा उनके महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 3,003 तथा 21 हैं। यदि एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक आपको दिए गए हैं 3,003 तथा 21। एक संख्या आपको दी गई है 231, दूसरी संख्या आपसे पूछा है। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में एक रिजल्ट पढ़ा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी हैं, तो ए और बी का गुणनफल ए और बी के एलसीएम तथा ए और बी के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक संख्या आपको दी है 231, दूसरी संख्या आपसे पूछा है, एलसीएम कितना दिया है 3,003 और एचसीएफ कितना दिया है 21। तो यहां से आप बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3,003 गुणा 21 बटे 231। 3 से कट कर दीजिए 7, 3 से कट करेंगे 77, 7 से कट करेंगे कितना आएगा 11, 11 से कट कर दीजिए 11 दूनी 22, 8 और 0, 11 सते 77, 11 त्रिका 33। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 273। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम के एग्जाम्स में इसी रिजल्ट से बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं। दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है तथा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है
चित्र के अनुसार त्रिभुज के भीतर अंकित है। एक आपको यहां पे चित्र भी बना के दिया था। इस प्रकार का त्रिभुज है ABC, जिसकी भुजा है A, और ये त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब भुजाएं क्या होंगी? बराबर। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है इस प्रकार से, जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है R। अब बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? R का मान आपसे पूछा है क्या होगा A के पद में। R का मान आपसे पूछा है A के पद में क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा आप सोचेंगे यहां पे, तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है ये। मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया मैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो एक त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज BOC। त्रिभुज BOC, तो त्रिभुज BOC का अगर मैं क्षेत्रफल बोलूंगा तो आप क्या लिखेंगे? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। आधार क्या है? A है, और ऊंचाई क्या है? R है। तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब एक और बात समझिए, इसी त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 1/3 गुणा वर्गमूल 3/4 गुणा A², ऐसा भी लिख सकता हूं। क्यों ऐसा लिखा समझिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्गमूल 3/4 इंटू A², मतलब भुजा का वर्ग। अब त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। आप देख पा रहे हैं समबाहु त्रिभुज जो है उसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर मैं A और O को मिला दूं तो ये देखिए, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOC, एक और त्रिभुज BOC, ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। और पूरे का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है? वर्गमूल 3/4 इंटू A²। त्रिभुज ABC मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है वर्गमूल 3/4 इंटू A² है। और यहां पे ये जो 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। तो किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं ऐसा लिख सकता हूं, √3/4 इंटू A² का कितना? 1/3 गुना। ये किसके बराबर होगा? 1/2 गुणा A गुणा R। A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में? 2 बार में। तो R का वैल्यू कितना आया? यहां पे बचा है A, तो वर्गमूल 3 इंटू A/6। ऑप्शन देखिए मिल रहा है क्या? ये देखिए ऑप्शन C, R का मान A, वर्गमूल 3/6। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों त्रिभुज जो बन रहे हैं, तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है √3/4 इंटू A², तो इसका 1/3 हो जाएगा कोई भी एक त्रिभुज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर ऊंचे एक लोहे के ठोस बेलन से 2 mm त्रिज्या वाले कितने ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं? यह भी अच्छा प्रश्न है। कैसे करना है? देखिए, आपको दिया गया है एक बेलन जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर आपको गोलियां बनानी है। गोलियां मतलब गोला, स्फेयर। आपको गोलियां बनानी है जिनकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए? 2 mm। कितनी गोलियां बना सकते हैं? अब एक बात यहां समझेंगे, अगर आप किसी बेलन को पिघला के गोले बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो बेलन का आयतन होगा, जो बेलन का आयतन होगा, वो जितनी भी गोलियां आप बनाएंगे उन सभी के आयतन के क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आयतन होता क्या है, जैसे बेलन के आयतन की बात करूंगा तो आयतन क्या होगा? बेलन जितना स्थान घेरेगा वो क्या है? आयतन है। अब मैं बेलन को पिघला के मान लीजिए 4 गोले बना रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? बेलन का जो आयतन होगा वो उन 4 गोलों के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए मैं एक घन को पिघला के 3 छोटे छोटे घन बना रहा हूं, तो एक बड़े घन का जो आयतन होगा वो 3 छोटे छोटे घन के आयतन के क्या होगा? बराबर। तो सेम यहां पे हो जाएगा कि बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा, मान लीजिए कितने गोलियां बना रहे हैं आप, नहीं पता तो n मान लिया, n इंटू 1 गोले का आयतन।
जब भी बोलेगा किसी आकृति को पिघला के कोई आकृतियां बनाई जा रही हैं, तो हमेशा आयतन को क्या करना है, बराबर। एक बड़े घन को पिघला के 5 छोटे छोटे घन बनाया हूं, मतलब बड़े घन का आयतन जो होगा वो 5 छोटे छोटे घन के आयतन के क्या होगा, बराबर। तो यहां पे कितनी गोलियां बनाई जा सकती है मुझे नहीं पता, तो मैं मान लिया n गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो बेलन का जो आयतन होगा वो n गोलियों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अब बेलन का आयतन आपको पता होगा, क्या लिखते हैं आप, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये आर हो जाएगा बेलन का, ध्यान रखिएगा, ये त्रिज्या है बेलन की और ये त्रिज्या है गोले की। यहां पे आर से आर को कैंसिल मत करिएगा, ये गोले की त्रिज्या है और ये बेलन की त्रिज्या है। आप यहां से पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। आर का वैल्यू कितना है, ये देखिए 4, तो 4 का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, 16, तो 16 हो जाएगा। यहां पे एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है, आर का वैल्यू कितना है, 2 mm, तो 2 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10 हो जाएगा। तो यहां पे कितना लिख दिया, 2/10 का पावर कितना, 3। ये सेंटीमीटर में है तो वहां भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। एन का मान आपको फाइंड करना है, तो एन कैसे निकलेगा, 4 का वर्ग हो गया 16 गुणा 16, ये 3 आएगा ऊपर में, और ये 10 का क्यूब कितना, 1000 आएगा ऊपर में। नीचे क्या आएगा देखिए, ये 4 नीचे आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 बार में कैंसिल, 8 से 2 बार में कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 24,000। मतलब टोटल 24,000 गोलियां बनाई जा सकती हैं, जिनकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 mm होगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। आयतन को बराबर करना है आपको। एक प्रश्न और पूछा गया था घन वाला, बड़े घन को पिघला के छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। बड़ी घन की भुजा आपको दी रहेगी और छोटे वाले घन की भुजा आपको दी रहेगी। आयतन को बराबर करना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी तथा लंबाई की आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 वर्ग मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है। तो यहां पे आयतन आपको पता है कमरे का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैं L इंटू बी इंटू एच लिखता हूं। L मतलब हो जाएगा लंबाई, B को मैं चौड़ाई बोल रहा हूं और H को मैं ऊंचाई बोल रहा हूं। अब बोला क्या है, कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी। चौड़ाई को क्या बोला हूं मैं, B, और ऊंचाई को क्या बोल रहा हूं, H। तो बोल क्या रहा है, चौड़ाई जो है ये ऊंचाई की 2 गुनी, मतलब B का मान कितना दिया है आपको, 2H दिया है, तथा लंबाई की आधी। तथा वर्ड हमेशा पहले वाले के लिए यूज होगा, मतलब चौड़ाई जो है वो लंबाई की क्या है, आधी, मतलब B का मान दिया है L/2। समझ आ रहा है, तथा वर्ड हमेशा पहले वाले के लिए यूज होता है। चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है तथा चौड़ाई लंबाई की आधी है। आयतन आपको देकर रखा है 512। ऐसे प्रश्नों में जब भी आपको रिलेशन देगा, ये इसका 2 गुना, ये इसका आधा, ये इसका 3 गुना, तो आपको करना क्या है, तीनों को किसी एक के पद में लिखना है। तीनों को किसी एक के पद में, चाहे तो तीनों को L के पद में लिखो, चाहे तो तीनों को B के पद में, या तीनों को H के पद में। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए H का वैल्यू यहां से B/2 निकाल सकता हूं। अगर मैं समीकरण 1 से H का वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा, B/2। समीकरण 2 से L का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2B। तो सबको मैं क्या किया, B के पद में रख दिया, तो ये हो गया 2B गुणा B गुणा B/2। तो यहां से 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो B का क्यूब बराबर 512, तो B बराबर क्यूब रूट 512। कितना आ जाएगा B का मान, 8। 512 का घनमूल क्या होता है, 8। अब B का मान आपको 8 मिल गया। बोला क्या है, कमरे की लंबाई, तो L का मान आपसे पूछा है। L का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा 8, कितना मिल गया आपको, 16। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 16 मीटर। ठीक, बन जाएगा। आसान सा प्रश्न है। जब भी ऐसा कुछ रिलेशन आपको दिया रहेगा तो आपको सारे टर्म्स को किसी एक टर्म में लेकर आना है।
तीनों को आप L के पद में लिख सकते हो, तीनों को आप B के पद में लिख सकते हो, या तीनों को आप H के पद में। देखिए अगला प्रश्न, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 9 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? तो एक घन का विकर्ण आपको दिया हुआ है। मान लीजिए घन एक बना रहा हूं आपके सामने में, ये थोड़ा सा भुजा जो है छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई मतलब ये देखिए, इसको बोल रहा हूं लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर। मतलब घन की भुजा को मैं क्या ले रहा हूं? ए ले रहा हूं। तो विकर्ण क्या होगा घन का? तो विकर्ण आपने पढ़ा होगा, कैसे निकालेंगे? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। तो a बाहर निकल गया, बचा कितना? वर्गमूल 3। ये होता है घन का विकर्ण। ये घन का विकर्ण आपको दिया कितना है? 9 वर्गमूल 3। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? a का मान बता सकते हैं, कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अगर आपको विकर्ण दिया है तो आप वहां से क्या बता सकते हैं? a का मान, तो a का मान कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ मतलब सारा पृष्ठ, जितने भी पृष्ठ हैं इसमें। अब एक बात समझिए, सामने अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है एक वर्ग। ये देखिए, अगर ये सामने वाला फलक को मैं देखूंगा तो ये क्या दिख रहा है मेरे को? वर्ग, जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई कितनी है? a। इसी के जैसा एक वर्ग पीछे बनेगा, 2 वर्ग हो गए। एक वर्ग आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये देखिए एक ये वाला वर्ग आप देख पा रहे हैं, जिसकी लंबाई a, चौड़ाई a। इसी के जैसा एक इसके अपोजिट बनेगा, 4 वर्ग हो गए। एक वर्ग आप ऊपर में देख पा रहे हैं, ये देखिए एक वर्ग ये आप ऊपर में देख पा रहे हैं, जिसकी लंबाई a, चौड़ाई भी कितनी? a। सेम ऐसा ही वर्ग नीचे में होगा, मतलब टोटल कितने वर्ग हो गए? यहां पे टोटल हो गए 6 वर्ग, और 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू a स्क्वायर। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा भुजा का वर्ग होता है a स्क्वायर। तो 6 वर्ग हैं, तो 6 इंटू a स्क्वायर। तो a का मान कितना हो जाएगा? 9। तो 9 का स्क्वायर इंटू 6 कितना आ जाएगा? 81 इंटू 6, 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन बी में 486 वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले जो बनेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, विकर्ण, इनको समझ के पढ़ना है आपको। रटेंगे तो कभी याद नहीं रहेंगे फॉर्मूले। बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, तो इनको समझ के पढ़ना है आपको कि आयतन कैसे आता है, विकर्ण की लंबाई कैसे आएगी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इनको समझ के पढ़ेंगे आप। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा उनका व्यास 4:5 के अनुपात में है, इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं ये जो आयतन वाला चैप्टर है, इससे 3 प्रश्न पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है व्यापम की परीक्षाओं के लिए आयतन और क्षेत्रफल का चैप्टर। 2D आकृतियां जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त आएगा, 3D आकृतियां जिसमें आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला आ जाएगा। यहां से प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। तो 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात आपको दिया है, तो शंकु क्या होता है आपको पता है। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h। व्यास ये होगा, इसको बोल रहा हूं व्यास। अगर इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन कैसे आप याद रखेंगे? तो पाई r स्क्वायर h, ये है बेलन का आयतन, इसका 1/3 होता है। बेलन का आयतन जो है उसका 1/3 क्या होता है? शंकु का आयतन। लेकिन यहां पे व्यास के पद में दिया है, तो आप क्या करिए, कंफ्यूज अगर आपको नहीं होना है तो व्यास के पद में फॉर्मूला निकाल लीजिए। फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, त्रिज्या वाला लेंगे तो भी, लेकिन व्यास के पद में निकालना है तो व्यास के पद में निकाल सकते हैं। r का मान क्या हो जाएगा यहां पे? तो r का मान यहां पे हो जाएगा d/2। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो यहां पे r का मान कितना हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। ये देखिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई
डी स्क्वायर एच 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये बन जाएगा व्यास के पद में शंकु का आयतन और ये हो गया त्रिज्या के पद में। इसको भी लेके बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अनुपात आपको दिया गया है। अगर कंफ्यूजन है आपको कि सर व्यास दिया है तो मैं व्यास ही लेके बनाऊंगा तो व्यास वाला फॉर्मूला को लेके बनाओ, पाई डी स्क्वायर एच बटा 12। अब दो शंकु हैं जिनके आयतनों का अनुपात दिया है 1:4, तो दो शंकु मैं मान लेता हूं तो पहले वाले का आयतन बटा दूसरे वाले का आयतन, ये देखिए पहले वाले का आयतन बटा दूसरे वाले का आयतन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पाई d1 स्क्वायर h1 बटा 12 पाई d2 स्क्वायर h2 बटा 12। ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले वाले का आयतन तो पहले वाले का व्यास, पहले वाले का ऊंचाई, दूसरे वाले का आयतन, दूसरे वाले का व्यास, दूसरे वाले का ऊंचाई। आयतन का अनुपात प्रश्न में आपको दिया है कितना है 1/4। यहां से आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, d1 बटा d2 इसका मान आपको दिया है कितना 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 का वर्ग इंटू h1 बटा h2, यही आपसे पूछा है ऊंचाई का अनुपात। तो यहां से h1 बटा h2 आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25 ऊपर जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौको 64, तो 25:64 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 25:64 है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अनुपात वाले, ठीक, अनुपात के पद में आपको दिया रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में बदला जाता है। इस तार की लंबाई कितनी है? ये देखिए वापस से वही प्रश्न आ गया। बोल क्या रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीटकर, मान लीजिए गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसको पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार। अब तार का शेप क्या होता है? तो तार का शेप होता है बेलन के आकार का, यह आपको समझना पड़ेगा। तार का शेप होता है बेलन के आकार का। आप तार को देखेंगे तार ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ऊपर में एक वृत्त, नीचे में एक वृत्त और बीच में ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो तार जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, जो आपको समझाया था। गोले का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के क्या होगा बराबर, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। आपको बताया था एक आकृति से दूसरी आकृति बना रहे हैं आप, दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिए। अब गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब, पहले भी बात हो चुकी है। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पहले भी बात हो चुकी है। यहां पे r होगा बेलन का त्रिज्या और ये जो r है ये होगी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। पाई सा पाई काट सकते हैं आप, r कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये r है गोले की त्रिज्या और ये r है बेलन की त्रिज्या। आपको बोला क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहां पे r का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां पे 0.2 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास कितना है 0.2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 0.1 क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 0.1 का स्क्वायर इंटू कितना h, h आपको निकालना है। ये देखिए तार की लंबाई, h का वैल्यू फाइंड करना है, कितना हो जाएगा h का वैल्यू देखिए 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, 0.1 इंटू 0.1 यहां पे आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको अगर आसान करना है तो क्या करिए, ऊपर में अगर मैं क्या करता हूं 10 लिख देता हूं, ऊपर में मैं क्या करता हूं 10 लिख देता हूं, एक और 10 लिख देता हूं, तो नीचे मैं इसको क्या कर सकता हूं 1 इंटू 1 कर सकता हूं। एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर क्या किया एक 0 लगा दिया। अब पूछा किस में है, मीटर में पूछा है। सिंप्लीफाई करिए, 4 त्रिका 12, 12 त्रिका 36, कितना आ जाएगा 3600
किसमें निकाले हैं आप? सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा डेटा किसमें है? सेंटीमीटर में। ऑप्शन किसमें दिया है? मीटर में। तो 3600 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 मीटर। ऑप्शन ए देख पा रहे हैं आप। आयतन को बराबर करना है आपको और कुछ सोचना भी नहीं है। जब एक आकृति से दूसरी आकृति आप बना रहे हैं 3D आकृति, तो आप उसके आयतन को क्या करेंगे? बराबर। ऐसे प्रश्न पहले भी आप देख चुके हैं। ठीक। गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे आर का मान आपको दिया है 3 और यहां पे आर का मान कितना हो जाएगा? 0.1। ये 0.2 क्या है? व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.1। एच का मान आप निकालेंगे तो एच का मान मिला किसमें आपको? सेंटीमीटर में, लेकिन ऑप्शन में मीटर में है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 36 मीटर। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 1 और 100 के बीच उन संख्याओं की संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 5 तथा 7 में किसी एक से भी विभाजित नहीं होती है। तो ये आप कर लेंगे। ठीक। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पहले भी आपको वीडियोस में प्रोवाइड करा चुका हूं, तो ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं है। आप देख सकते हैं 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 तथा 7 में से किसी एक से भी विभाजित नहीं होती है। तो ये बना लेंगे आप। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/y की पावर में a, x माइनस 1/y की पावर में b, y प्लस 1/x की पावर में a, y माइनस 1/x की पावर में b। ठीक। समझेंगे इसको कैसे करना है। बीच में यहां पे डिवाइड दिया गया है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। बीच में यहां पे डिवाइड दिया गया है, भाग दिया गया है। गलती से प्लस लिखा हुआ है, भाग दिया गया है। अब देखिए कैसे करेंगे आप इसको। क्या कर सकते हैं इसमें? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो क्या बन जाएगा ये? xy प्लस 1, इसका पावर में a डिवाइड बाई y का पावर में a। पावर में a लिखा हुआ है। ठीक। मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा? xy माइनस 1 का पावर में b बटा कितना? y का पावर में b। डिवाइड है मतलब सीधे बटे में लिख रहा हूं इसको मैं, सीधे बटे में। क्या हो जाएगा? देखिए xy प्लस 1 का पावर में क्या हो जाएगा? a बटा x का पावर में a गुड़ा xy माइनस 1 का पावर में b बटा x का पावर में b। दिखने में कितना टफ दिख रहा था, आपको लग रहा है कितना आसान हो गया। ये देख पा रहे हैं? ये दोनों क्या है? सेम, कैंसिल हो गए। ये दोनों क्या हैं? सेम, कैंसिल हो गए। तो बचा कितना? यहां पे आप देख सकते हैं 1 बटा y का पावर में a इंटू y का पावर में b बटा 1 बटा x का पावर में a इंटू x का पावर में b। अब ये आ गया ऊपर, तो x का पावर में a, x का पावर में b बटा y का पावर में a, y का पावर में b। ऑप्शन कुछ दिख रहा है जहां पे आप टिक कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x का पावर में a प्लस b, y का पावर में a प्लस b। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x बटा y का पावर में a प्लस b। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? x बटा y का पावर में a प्लस b। ठीक। ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं x बटा y का पावर में a प्लस b। तो है बहुत आसान। यहां पे ध्यान रखिएगा, भाग है। बहुत आसान प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था कि भाग है तो सीधे मैं इसको नीचे में ले आऊंगा। xy प्लस 1 का पावर a, xy प्लस 1 का पावर a, xy माइनस 1 का पावर b, xy माइनस 1 का पावर b कैंसिल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 4 का पावर n गुड़ा 20 का पावर m माइनस 1 गुड़ा 12 का पावर में m माइनस n गुड़ा 15 का पावर में m प्लस n माइनस 2 बटा 16 का पावर में m गुड़ा 5 का पावर में 2m प्लस n गुड़ा 9 का पावर में m माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करना है।
चलिए क्या करते हैं, घातांक और करनी चैप्टर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो जनरली इसमें करते क्या है, आधार को थोड़ा सेम करने का कोशिश करेंगे। तो आधार को सेम करने के लिए 4 को मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूं, इसका पावर हो जाएगा n, और कुछ कर नहीं सकता मैं। 20 को मैं क्या कर सकता हूं, 20 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 2 का घात 2 गुणा 5, ऐसा लिख सकता हूं। पावर में कितना हो जाएगा m-1, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, मतलब मैं सीधे 2 का पावर 2 लिखूंगा इसको, गुणा 3, पावर में कितना m-n। 15 को मैं क्या लिखूंगा, 3 गुणा 5, पावर में कितना m+n-2। 16 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का पावर 4, पावर में कितना m। 5 को मैं क्या लिखूंगा, 5 ही छोड़ देता हूं, 2m+n। और 9 को मैं क्या लिखूंगा, 3 का पावर में 2, पावर में m-1। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो व्यापम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 का पावर में 2n गुणा, ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर में 2m-2 गुणा 5 का पावर में m-1 हो जाएगा। x का पावर m, उसका पावर n, तो mn हो जाता है, तो 2 इंटू n क्या हो गया 2n, 2 का m में मल्टीप्लाई 2m, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 5 का पावर हो जाएगा m-1। यहां पे देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा 2m-2n, और 3 का पावर कितना हो जाएगा m-n। यहां पे 3 का पावर m+n-2, 5 का पावर m+n-2, डिवाइड करेंगे इसको आप, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4m, यहां पे 5 का पावर 2m+n, यहां पे 3 का पावर कितना हो जाएगा 2m-2। अब क्या करिए, आधार समान है, ये देखिए 2, यहां भी 2, यहां भी 2 है, इनको आपस में कैलकुलेट करिए। तो इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आएगा, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है लेकिन सॉल्व करेंगे। तो 2 का पावर है 2n प्लस 2m-2 प्लस 2m-2n। उसी प्रकार 5 वाले को देखेंगे तो 5 का पावर क्या है m-1 प्लस m+n-2। 3 का पावर को देखेंगे तो 3 का पावर क्या है m-n प्लस m+n-2। आधार समान है और गुणा में है तो घात क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे आप, नीचे तो 2 का पावर कितना है 4m, 5 का पावर कितना है 2m+n, और 3 का पावर कितना है 2m-2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2n से 2n क्या हो जाएगा कैंसिल, देख पा रहे हैं 2m और 2m कितना हो जाएगा 4m, तो 2 का पावर 4m-2। 5 को देखिए यहां पे क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 5 का पावर में 2m प्लस n माइनस कितना 3। 3 का पावर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, n से n कैंसिल हो रहा है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 2m-2। डिवाइड करेंगे 2 का पावर 4m, 5 का पावर 2m प्लस n, 3 का पावर 2m-2। तो आप ये देख पा रहे हैं ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब 2 का पावर 4m-2 है, इसमें से -4m हो जाएगा। ये क्यों -4m होगा, क्योंकि भाग में है तो घटता है। यहां पे देखिए 5 का पावर में 2m प्लस n -3, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा -2m -n, तो 2m से 2m कैंसिल, n से n कैंसिल, 4m से 4m कैंसिल, तो 2 का पावर -2 और 5 का पावर -3। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2 का पावर 2, और इसको आप लिख सकते हैं 1/5 का पावर 3, तो 1/4 इंटू 125 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 500, तो 1/500 इसका आंसर होगा। बहुत लेंथी कैलकुलेशन था, करना ही पड़ता, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, केवल घातांक के नियम अप्लाई हो रहे हैं। ऑप्शन देख सकते हैं आप 1/500 है क्या, तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी आपको 1/500 दिख रहा है। घातांक के नियम अप्लाई हुए हैं, आधार समान है, घात अलग अलग, गुणा है तो जोड़ दीजिए घात को, आधार समान है, घात अलग अलग, भाग है तो घात को घटा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 13,764 की पावर 1/2, 2197 की पावर 1/3, 0.001 की पावर में 2।
तो ये भी घातांक का ही प्रश्न है। तो यहां पे आपको प्रश्न को देख के ये समझना है कि भाई 13,764 की पावर 1/2 है, मतलब कंफर्म 13,764 को किसी संख्या की घात 2 लिखूंगा मैं। तब इस पूरे की घात 1/2 होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसी प्रकार 2197 को किसी संख्या की घात 3 लिखूंगा, इस पूरे की घात 1/3, तब 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। और ये तो आसान है, 0.001 इंटू 0.001। तो यहां पे 2197 तो आपको याद होगा, 14 की घात क्या होगा, 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां पे आपको सोचना है कि 13,764 को किस संख्या की घात 2 लिखूंगा। तो कैसे सोचेंगे, 13,764 का वर्गमूल निकाल दीजिए, जो वर्गमूल आएगा उसी संख्या की घात 2 यहां पे लिख दीजिए। घात से घात क्या हो जाएगा, कैंसिल। तीनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। अप्रोच क्या है आपको बता चुका हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का औसत वेतन 6,000 रुपए है तथा सी, डी और ई का 8,000 रुपए है। सभी 5 लोगों का औसत वेतन क्या है। यह आसान प्रश्न है। ए और बी का औसत वेतन 6,000 है, तो ए और बी का टोटल वेतन कितना हो जाएगा, तो ए और बी का टोटल वेतन हो जाएगा 12,000। औसत 6,000, टोटल हो गया 12,000। सी, डी और ई का औसत वेतन 8,000 है, तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24,000। तो ए और बी का औसत वेतन 6,000, तो टोटल हो गया 12,000। सी, डी और ई का औसत वेतन 8,000, तो टोटल हो गया 24,000। अब पांचों का औसत वेतन बताना है, तो पांचों का टोटल वेतन बता दो। पांचों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, तो पांचों का कुल वेतन हो जाएगा 12,000 प्लस 24,000। कितना हो जाएगा, 24 और 12 जोड़ेंगे तो 36,000। ये मिल गया 5 लोगों का कुल वेतन। आपको बताना क्या है, औसत। तो डिवाइड किससे कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से। यह आसान प्रश्न था। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 7200, 7,200। ऑप्शन ए में है। तो यह प्रश्न थोड़ा आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय की जाती है। यदि उसकी आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाती है तो उन दोनों गतियों का अनुपात क्या है। देखिए जैसा बोला है वैसा करते हैं। एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x किलोमीटर, एक निश्चित गति से तय की जाती है, तो गति मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला, यदि उसकी आधी दूरी मतलब कितना हो जाएगा, x/2 किलोमीटर, दोगुने समय में तय की जाती है। मतलब यहां पे अगर समय लग रहा है कितना, दूरी बटा चाल, तो समय कितना लगेगा, x/y घंटा। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है x, चाल है y, तो समय हो जाएगा x/y। तो यहां पे जो समय बोला है, यह समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आधी दूरी 2 गुने समय में, मतलब यहां पे जो समय लगेगा ये 2 गुना किसका, पुराने वाले का। तो यहां पे समय कितना हो जाएगा, 2 गुणा x/y, ये हो जाएगा समय। तो यहां पे समय कितना मिल गया आपको, 2 गुणा x/y। पहले समय था x/y, अब समय कितना लग रहा है, 2 गुना। बोला क्या है, गतियों का अनुपात, गतियों का अनुपात पूछा है। तो यहां पे अगर मैं चाल निकालूंगा, गति निकालूंगा, तो चाल क्या आएगी, देखिए दूरी कितना हो गया, x/2, दूरी बटा समय, समय कितना है 2x/y। तो यहां से चाल क्या आ जाएगा, x/2 इंटू y/2x। तो यहां से चाल कितना मिलेगा आपको, y/4 मिलेगा। बहुत आसान सा प्रश्न था। एक निश्चित दूरी x किलोमीटर, एक निश्चित गति y किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना हो गया, दूरी बटा चाल x/y। अब बोला है इसकी आधी दूरी, मतलब x/2 किलोमीटर, 2 गुने समय, मतलब पहले जो समय लग रहा था x/y, उसका 2 गुना लगेगा। तो यहां से आप चाल निकाल लो सेकंड वाले केस में, तो दूरी कितना है x/2, समय कितना 2x/y, तो चाल कितना आ गया, y/4। अब दोनों चालों का अनुपात पूछा है, तो प्रारंभिक चाल कितना है y, और नया चाल y/4। तो चाल का अनुपात क्या आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 4:1। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं।
ज्यादा कुछ ट्रिक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप बेसिक पढ़ेंगे, अप्रोच सीखेंगे तो प्रश्न आसानी से बनेंगे। ये दो ही फॉर्मूले हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय जो मैं यूज किया हूं, और एक और फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये दो फॉर्मूले मैं यूज किया हूं बस। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्स वाई को 2000 मीटर की रेस में 200 मीटर से पराजित करता है। वाई जेड को 2500 मीटर की रेस में 100 मीटर से पराजित करता है। एक्स जेड को 1000 मीटर की रेस में कितने मीटर से पराजित करेगा? यह प्रश्न आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किन्हीं दो संख्याओं एम एन के लिए आपको अनुपात दिया है एम प्लस एन अनुपात एम माइनस एन अनुपात एम एन बराबर 7:1:60। तो आपसे पूछा है 1/m अनुपात 1/n। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए, ऐसा कुछ आ जाएगा। मैं इन दोनों को लेके बना रहा हूं, तो यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो m प्लस एन बराबर 7m माइनस 7n। तो m में से आप क्या करिए, 7m को माइनस करिए, माइनस 7n माइनस n, तो ये हो जाएगा माइनस का 6m माइनस का 8n, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो m बटा n कितना आया, 8/6 या 4/3, ये बोल सकते हैं आप। m अनुपात n मैंने निकाल लिया है। अब चाहे तो आप सीधे सीधे m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात ही तो फाइंड करना है। तो 1/4 अनुपात 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12, तो ये हो गया 3:4। ये सब बेसिक कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए। 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, 4 से भाग दिया 12 को 3 आया, 3 का गुणा 1 में 3, 3 से भाग दिया 4 आया, 4 का गुणा 1 में 4। एलसीएम को छोड़ दीजिए, कितना आ गया, 3:4। ऑप्शन देख लीजिए, 3:4। इसका तो काम ही नहीं पड़ा, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। अगर आपको अनुपात निकालना है तो सीधे सीधे m बराबर 4 और n बराबर 3 ले सकते हैं, के भी मान सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि सर m बराबर 4 के और n बराबर कितना मान लेता हूं, 3 के। तो इस साइड के क्वेश्चंस जो है थोड़े आसान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। m बराबर 4pq अपॉन p प्लस q, तो m प्लस 2p अपॉन m माइनस 2p प्लस m प्लस 2q अपॉन m माइनस 2q। ऐसा क्वेश्चन दिखा तो आंसर सीधे क्या होगा, 2 होगा भाई। कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, इसका बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। ये मेंस में पूछता है, सीजीपीएससी मेंस आप देंगे तो वहां पे समानुपात का नियम आपने पढ़ा होगा। समानुपात के नियम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। समानुपात का नियम आपने पढ़ा होगा, युगांतरानुपात a बटा b बराबर c बटा d, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये कौन सा नियम है, युगांतरानुपात, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपको करना क्या था इसमें, देखिए थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। बाकी ऐसा प्रश्न अगर आपको मिला, ये देखिए m2p m2p m2q m2q, इसका मान 2 ही आएगा। तो इसका मेंस में जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, एक बार m के नीचे आप क्या करिए, 2p ले आइए। इसको मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। तो m के नीचे 2p ले आया तो यहां बचा कितना, 2q अपॉन p प्लस q। और एक बार क्या करिए, m के नीचे ले आइए 2q, तो यहां कितना बचा, 2p अपॉन p प्लस q। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे को m के नीचे 2p चाहिए, तभी तो युगांतरानुपात नियम लगाऊंगा। तो क्या बनेगा ये, m प्लस 2p अपॉन m माइनस 2p। इधर पे क्या बन जाएगा, 2q प्लस p प्लस q, 2q माइनस, अब माइनस लगेगा तो ये p प्लस q क्या बन जाएगा, p माइनस q। उसी प्रकार यहां पे m प्लस 2q अपॉन m माइनस 2q, m माइनस 2q, ये क्या बन जाएगा, 2p प्लस p प्लस q डिवाइड बाई 2p माइनस p माइनस q। ठीक, युगांतरानुपात नियम अप्लाई कर दिया हूं। अब 2q और q कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या मिलेगा आपको, m प्लस 2p अपॉन m माइनस 2p, ये मिलेगा आपको 3q प्लस p अपॉन q माइनस p।
उसी प्रकार यहां पे आपको m प्लस 2q अपॉन m माइनस 2q, ये क्या मिलेगा 3p प्लस q अपॉन p माइनस q। सेम मिलता है, केवल p और q इंटरचेंज हो रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल चुका है, देख पा रहे हैं, m प्लस 2p अपॉन m माइनस 2p, m प्लस 2q अपॉन m माइनस 2q, लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल चुका है। राइट हैंड साइड वाले को सिंप्लीफाई करना है, जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आएगा, ये 2 आएगा। इन दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने पे आपको राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, तो आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं है भाई, सीधे आंसर कितना लगाना है, 2। ऐसा प्रश्न दिखा तो याद कर लो। एक और तरीका होता है इसका, m का मान यहां पे उठा के रख दो, कितना 4pq अपॉन p प्लस q, वहां से भी लेंदी ही बनेगा। तो आंसर इसका याद रखेंगे 2 होता है। सीजीपीएससी प्री में नहीं पूछता, उसको मेंस में पूछता है। अब देखिए अगला प्रश्न बोला है, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है तथा दूसरा उसे y घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो तो कितने घंटे में दोनों मिलकर उसे भरेंगे। टंकी ऑलरेडी कितनी भरी है, 1/3। अब देखिए एक टंकी को x घंटे में भरता है कौन, पहला पाइप, और दूसरा पाइप क्या करता है, y घंटे में खाली करता है। तो 1 घंटे में ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो 1/x ये भरेगा और 1/y ये क्या करेगा, खाली, मतलब इतना भाग क्या करेंगे, ये भरेंगे 1 घंटे में। भरेंगे कंफर्म है ये, क्योंकि बोला है टंकी भरेगी अंतिम में। टंकी भर रही है, इसका मतलब ऐसा मान के चलेंगे कि भरने वाले की कैपेसिटी जो है वो खाली करने वाले से क्या है, ज्यादा है। समझ आ रहा है, भरने वाले की कैपेसिटी मतलब भरने वाला नल टंकी को खाली करने वाले से पहले भर सकता है, ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि बोला है लास्ट में प्रश्न में कि टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 1/3 पहले ही भर चुकी है। अब एक बात समझेंगे, 1 घंटे में ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो पहला वाला पाइप 1/x भाग टंकी का भरेगा और उसमें से दूसरा वाला क्या करेगा, 1/y भाग खाली कर देगा। भाई एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, ये देखिए एक टंकी को ये x घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, और ये एक टंकी को y घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में क्या करेगा, 1/y भाग खाली करेगा। तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, इतना भाग भरेगा कितने घंटे में, 1 घंटे में। अब बोला है 1/3 टंकी ऑलरेडी भरी है, तो बचा कितना, 1 में से 1/3 घटा दो तो बचा कितना, 2/3। 2/3 भाग भरना है मेरे को। अब एक बात समझेंगे, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई भाग, ये टंकी का दोनों मिलके कितने घंटे में भरते हैं, 1 घंटे में। तो एक भाग कितने घंटे में भरेंगे पूरा का पूरा, तो आप बोलेंगे एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स घंटे में हो जाएगा। एक पूरा का पूरा भाग, तो एक्स वाई ऊपर वाई माइनस एक्स नीचे। एक भाग टंकी का इतने घंटे में भरता है, तो कितना भाग भरना है, 2/3 भाग भरना है। तो 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 2/3 इंटू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, इतना घंटा लगेगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, देख लीजिए, 2xy अपॉन 3 इंटू वाई माइनस एक्स, ये देखिए ऑप्शन डी। थोड़ा सा घुमा दिया था प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पाइप और टंकी के समय और कार्य के क्लियर हैं तो आसानी से बन जाएगा। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कार्य को 4 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो अकेली महिला उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेगी। तो आपने ऐसा कुछ रिलेशन पढ़ा होगा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए, m1 d1 by w1, m2 d2 by w2, m3 d3 by w3, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा समय और कार्य चैप्टर में। तो m1 का मान कितना है, 2 महिलाएं वुमेन और 5 पुरुष मतलब मैन, तो 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 महिलाएं मतलब 3w और 6 पुरुष मतलब 6m काम को 3 दिन में पूरा कर रही हैं। तो एक अकेली महिला मतलब केवल सिंगल वुमेन, एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, d3।
D3 मेरे को चाहिए। यह है M1 का वैल्यू, यह है D1 का, ये M2 का, ये D2 का, ये M3 का, ये D3 का। D3 मेरे को चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को यूज करके पहले एक रिलेशन फाइंड करेंगे M और W में। कैसे मिलेगा देखिए, 2W प्लस 5M इंटू 4 इक्वल टू 3W प्लस 6M इंटू 3। सिंप्लीफाई करिए, 8W प्लस 20M इक्वल टू 9W प्लस 18M। अब 8W माइनस 9W 18M माइनस 20M, तो यहां से W का वैल्यू कितना आया 2M। W का वैल्यू कितना आ जाएगा 2M। अब क्या करेंगे, फर्स्ट के साथ थर्ड को यूज करके D3 का वैल्यू निकाल लेंगे। W के प्लेस पे कितना रखेंगे आप, 2M पुट कर देंगे। ये देखिए, पहले को यूज करिए तीसरे के साथ, 2W प्लस 5M इंटू 4 बराबर 1W इंटू D3। आप क्या करेंगे, W का वैल्यू 2M पुट करेंगे, तो W का वैल्यू कितना पुट करूंगा 2M, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9M इंटू 4। W का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2M इंटू D3। M से M क्या हुआ कैंसिल, कितना आ जाएगा D3 का वैल्यू 18 डेज आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या 18 डेज, ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं। तो प्रश्न आसान है, सीधा सपाट कैलकुलेशन है। आपने समय कार्य पढ़ा होगा तो ऐसे प्रश्न आपने जरूर किए होंगे। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा M1 D1 by W1, M2 D2 by W2, M3 D3 by W3। 2 और 5 को जोड़ के 7 नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मैन और वुमेन का कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। दोनों को आप ऐड करके 7, इन दोनों को ऐड करके 9 नहीं बोल सकते। तो साथ में W और M ले जाना पड़ेगा आपको प्रश्न में। इन दोनों को यूज करके M और W में एक रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर फर्स्ट के साथ थर्ड या सेकंड के साथ थर्ड को यूज करके D3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम केवल हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न है क्या, तो मान लीजिए भिन्न संख्या क्या है P/Q या X/Y, आप जो भी मान लीजिए। अब बोला क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दिए और हर में एक घटा दिए तो भिन्न संख्या क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अंश बटे हर है। यदि हम केवल हर में एक जोड़ दे, मतलब अंश को, यदि हम केवल हर में एक जोड़ दे मतलब अंश को 1 छोड़ दो और हर में 1 जोड़ दो तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटाया तो भिन्न क्या हो गई 1। अंश में कुछ नहीं किया, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो गई 1/2। तो आपको करना क्या है, भिन्न का मान निकालना है। इसका मतलब x और y फाइंड करना है। तो यहां से बनेगा एक इक्वेशन और यहां से बनेगा दूसरा इक्वेशन। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, x और y का मान निकालेंगे आप, रैखिक समीकरण बनेगा। ठीक। एक और तरीका क्या है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए भिन्न संख्या, आपने आंसर क्या ले लिया ऑप्शन ए। अब देखिए यदि अंश में 1 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 6, हर में 1 घटाऊंगा क्या बन जाएगा 2। तो भिन्न संख्या क्या आ रही है 3, लेकिन ऑप्शन में तो, प्रश्न में तो एक ही है। प्रश्न में तो भिन्न संख्या 1 है। मैंने भिन्न संख्या मान लिया कि मेरा उत्तर 5/3 है। 1 जोड़ा तो 6, 1 घटाया तो 2, लेकिन यह भिन्न संख्या तो 3 बन रही है, लेकिन बोला कितना है 1। पहली ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ऑप्शन काट दीजिए, दूसरा चेक करना ही नहीं है। अब मैं ऑप्शन बी उठाया 4/3, तो भिन्न में 1 जोड़ दिया अंश में तो कितना हो गया 5, हर में से 1 घटा दिया कितना हो गया 2। तो भिन्न संख्या तो 2.5 मतलब 5/2 बन रही है। यहां पे तो 1 दिया है, तो ऑप्शन बी भी काट दो। ऑप्शन सी को देखते हैं, 3/5। क्या बोला, अंश में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया 4, हर में 1 घटा दिया तो क्या हो गया 4। तो भिन्न संख्या क्या बनी 1। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी भी चेक करना है। यदि हम केवल हर में 1 जोड़ दें, मतलब अंश को छोड़ दे 3 और हर में 1 जोड़ दे 6, 3/6 मतलब कितना 1/2 दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा भी काम कर सकते थे, प्रोसीजर फॉलो करना है तो ऐसा प्रोसीजर होगा। 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन से ही कैसे चेक करना है तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए क्या बोला, रानी अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है। यदि रानी 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है तो उसे 10 मिनट ज्यादा, यहां पे ज्यादा लिखा हुआ है, ज्यादा लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की गति क्रमशः क्या होगी? देखिए 300 किलोमीटर की यात्रा करनी है उसको। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आएगा यहां पे। 300 किलोमीटर की यात्रा उसको करनी है। यदि वह 60 किलोमीटर, मान लो ये 60 किलोमीटर यात्रा जो है वो किससे कर रही है? ट्रेन से कर रही है। तो शेष बस से करेगी, मतलब कितना? 240 किलोमीटर की यात्रा वो करेगी किससे? बस से। ट्रेन की चाल मान लीजिए y1 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल कितना है? y2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा मान लेते हैं। तो यहां पे कुल समय कितना लगा है? 4 घंटा। तो यहां पे कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा। अब कुल समय को ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे? रेलगाड़ी से जाने में लगा समय, तो रेलगाड़ी से जा कितना रही है? 60 किलोमीटर, चाल कितना है? y1, तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। बस से जाने में लगा समय, तो समय कितना होता है? दूरी बटा चाल बराबर कितना? 4 घंटा। समीकरण नंबर 1। समझ आ रही है बात? इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन बनेगा। यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, अब क्या बोला? यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, मतलब 300 किलोमीटर में वो 100 किलोमीटर की यात्रा कर रही है रेलगाड़ी से। ये देखिए 100 किलोमीटर किससे? ट्रेन से। तो शेष कितना? 200 किलोमीटर किससे? बस से। ट्रेन का चाल आप मान चुके हैं y1 और बस का चाल y2, तो 10 मिनट का समय यहां पे अधिक लगेगा। तो यहां पे समय कितना लगेगा? 4 घंटा 10 मिनट। समय को ब्रेक करिए। रेलगाड़ी से जाने में लगा समय, दूरी बटा चाल। बस से जाने में लगा समय, दूरी बटा चाल। 4 घंटा 10 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 4 + 10 बटा 60। समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। या तो दोनों को सिंप्लीफाई करके y1 y2 का मान निकालो, एक तरीका तो ये है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करना, केवल इक्वेशन 1 को ही ले लेना और ऑप्शन पुट कर करके देखना किस ऑप्शन को पुट करने में इक्वेशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑप्शन ए को रखते हैं, मतलब ये है रेलगाड़ी की चाल और ये है बस की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल अगर आप 80 रखते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा? 60 बस बटे 80 और 240 बटे 60। दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है क्या? जोड़ के देखिए, दोनों को जोड़ने पे तो 4 से ज्यादा आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ये थोड़ा सा दिमाग वाला काम है, अगर आप वहां पे ऐसा सोच सकते हैं तो। ऑप्शन बी 60, मतलब y1 का वैल्यू कितना? 60 और y2 का वैल्यू कितना? 80। यहां पे सिंप्लीफाई करके देखिए आपको क्या मिल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं आपको 4 घंटा मिल रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रखेंगे तो आपको 4 घंटा नहीं मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। केवल एक इक्वेशन आपको बनाना था, ऑप्शन रख के चेक कर लेना था, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरे में भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन दूसरा क्यों चेक करूंगा, यहां पे इतना लेंदी काम हो जाएगा। तो यह तरीका भी एक होता है। बाकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। आपको कुल समय दिया रहेगा तो समय को ब्रेक करना सीखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, राम और भरत समान दूरी की यात्रा क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करते हैं। यदि राम को भरत से 3 मिनट ज्यादा लगता है तो प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछा है। यह प्रश्न बहुत आसान है। राम और भरत समान दूरी, मान लो कितना? x किलोमीटर, समान दूरी। अब राम की चाल जो है ये कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राम को समय कितना लगेगा? देखिए राम को जो समय लगेगा ये कितना लगेगा? दूरी बटा चाल, x बटा कितना? 6 घंटा लगेगा, दूरी बटा चाल। भरत को समय कितना लगेगा? तो भरत को जो समय लगेगा ये समय कितना लगेगा? दूरी बटा चाल, x बटा 10 घंटा। अब बोला क्या? राम को भरत से 30 मिनट अधिक समय लगता है। लगेगा भी, क्यों? क्योंकि चाल क्या है? कम, तो समय क्या लगेगा? अधिक। तो राम का जो समय है और श्याम का जो समय है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 30 मिनट। 30 मिनट को क्या करूंगा? घंटे में कन्वर्ट कर दूंगा।
जब भी ज्यादा या कम बोला मतलब आपको अंतर देकर रखा है प्रश्न में। 30 मिनट ज्यादा समय लगेगा राम को या भरत को 30 मिनट कम समय लगेगा, बात तो एक ही है। चाल कम है ना राम का 6 और भरत का क्या है 10, तो राम का चाल अगर कम है तो राम को समय क्या लगेगा ज्यादा। कितना ज्यादा 30 मिनट, किससे ज्यादा भरत से, मतलब राम का जो समय होगा और भरत का जो समय होगा दोनों का अंतर कितना होगा 30 मिनट। तो 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लो 10x माइनस 6x बटा 60 बराबर 30/60। 60 से 60 कैंसिल हो गया तो 4x बराबर कितना 30, तो x का मान हो गया 30/4, कितना आ जाएगा 7.5, ऑप्शन सी। समय बराबर दूरी बटा चाल, इससे पहले वाले में समय का योग और यहां पे समय का अंतर। ठीक, राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है और अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है। देखिए 650 किलोमीटर की यात्रा, मान लीजिए 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में और अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है। वापस से समय का फॉर्मूला, यहां से यहां तक जाने का समय क्या हो जाएगा दूरी बटा, अच्छा समय दिया हुआ क्या, ये तो आसान हो गया। फिर चाल आपको मिल जाएगा, यहां पे चाल यहां पे मिल जाएगा, ये तो आसान प्रश्न हो गया। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिया है 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है और अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करती है। आप बता सकते हैं यहां पे औसत चाल। ठीक, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक कुत्ते को 8 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, यदि रेलगाड़ी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर रही है मतलब दूरी क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी से संबंधित एक वीडियो अपलोड भी किया गया है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। किसी व्यक्ति को खंभे को या पेड़ को पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी खड़ी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो समय कितना 8 सेकंड, यह है सेकंड में। दूरी कितना हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, जो कि मेरे को फाइंड करना है। रेलगाड़ी की लंबाई किसमें फाइंड करना है मीटर में, तो ये मीटर में आपको फाइंड करना है। चाल किसमें दिया है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा और नीचे 3600 का गुणा। किलोमीटर हो गया मीटर में, घंटा हो गया सेकंड में। इसको कट करते हैं तो 5/18 ही आता है। 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, तो 5 दूनी 10, 10 अठे 80, 80 मीटर आ जाएगा रेलगाड़ी का लंबाई। देख सकते हैं ना, 5 दूनी 10, 10 अठे 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना था। देखिए 113 नंबर मिला है और 85 से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए 113 प्लस 85 कितना हो जाएगा। देखिए 5 3 8, 198 नंबर चाहिए पास होने के लिए मिनिमम, तभी पास होगा कोई व्यक्ति। क्योंकि 113 प्राप्त होने के बाद भी 85 अंकों से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए आपको चाहिए कितना 198 नंबर। अब x का पूर्णांक है तो x का 36% बराबर कितना होगा 198। मान लो x नंबर का क्या है पूर्णांक है, मैक्सिमम नंबर कितना है x, तो उसका 36% 198 के बराबर होगा। तो x गुणा 36/100 बराबर 198। 36 से कट करेंगे कितने बार जाएगा, जाएगा क्या 36 से कट करिए कितने बार जाएगा भाई, या 6 से कट कर दीजिए, 6 छंग 36, 6 तिरिका 18, 6 तिरिका 18, 3 दूनी 6, यहां कितना 11, 2 से कट करेंगे 50, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 550। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है।
एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने अभ्यर्थियों की संख्या, तो कुल कितने अभ्यर्थी हैं? ठीक, कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा है। देखिए सिंपल सी बात है, 42% गणित में क्या हो गए? फेल। 52% अंग्रेजी में क्या हो गए? फेल। अब एक बात आपको यह समझनी है कि इस 42% में केवल गणित में फेल होने वाले शामिल है, साथ ही साथ गणित और अंग्रेजी में फेल होने वाले शामिल हैं। ऐसा नहीं बोला कि 42% केवल गणित में, ऐसा नहीं बोला है, 42% गणित में बोला है, मतलब इसमें केवल गणित में फेल होने वाले लोग शामिल हैं, साथ ही साथ गणित और अंग्रेजी में फेल होने वाले लोग भी शामिल हैं। भाई जो गणित और अंग्रेजी में फेल होगा वो गणित में तो फेल है ना, देख सकते हैं ना, ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल ये शो कर रहा है 42% को, इसमें केवल गणित, ये देखिए ये बता रहा है केवल गणित में फेल होने वाले का परसेंटेज, और ये बता रहा है गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाले का परसेंटेज। उसी प्रकार आपको समझना है कि 52% में केवल अंग्रेजी प्लस गणित वाले शामिल हैं, तो दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं? 17। तो ये वैल्यू कितनी है? 17। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 माइनस 17, और ये कितनी आ जाएगी? 52 माइनस 17। 12 में 7 गया 5, 3 में 1 गया 2, 12 में 7 गया 5, 4 में 1 गया 3, मतलब 25% विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए हैं, 35% केवल अंग्रेजी में, और 17% केवल दोनों में। जोड़ दीजिए 5 5 10 7 17, 3 2 5 1 6 1 7, 77% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं? तो आप बोलेंगे सर पास हुए हैं 100 माइनस 77, मतलब 23% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास। और पास होने वाले की संख्या कितनी है? 46। तो 23% की वैल्यू कितनी है? 46। मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी शामिल थे? तो 100% का वैल्यू बता दो। 23% का वैल्यू कितना है? 46। ऐसा भी लिख सकते हो, 23% का वैल्यू कितना है? 46। मतलब x अगर है टोटल, तो x का 23% बराबर कितना? 46। तो x गुणा 23/100 बराबर 46। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। केवल कॉन्सेप्ट यहां पे ये था कि 42% गणित में, मतलब उसमें केवल गणित प्लस अंग्रेजी शामिल है, केवल अंग्रेजी प्लस गणित शामिल है। तो 42 में 17 माइनस करूंगा तो 25 क्या आएगा? केवल गणित में फेल होने वाले का प्रतिशत, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले का प्रतिशत, दोनों में फेल होने वाले का प्रतिशत, तीनों को जोड़ दूंगा तो टोटल 77% लोग क्या हुए? फेल। तो पास कितने हुए? 23%, और इस 23% की वैल्यू आपको दिया है कितना? 46। तो x अगर टोटल विद्यार्थी हैं तो x का 23% बराबर 46, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू आप बता सकते हैं कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 25% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य जो होता है ये कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे लाभ, क्रय मूल्य पे लाभ। एक और तरीका होता है विक्रय मूल्य निकालने का, वो क्या होता है? अंकित मूल्य पे छूट बट्टा। ये देखिए, इतना अगर आपको पता है लाभ हानि में तो कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे लगेगा, छूट हमेशा किस पे? अंकित मूल्य पे। ये आपको देगा क्या? विक्रय मूल्य। जैसे यहां पे क्रय मूल्य कितना दिया है? 432, और लाभ का प्रतिशत कितना है? 25। मतलब 432 पे 25% का लाभ कमा रहा है, तो 432 का 125%, ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। सीधे क्रय मूल्य पे 25% का लाभ, मतलब क्रय मूल्य का वैल्यू को 25% बढ़ा दिए, तो क्रय मूल्य का 125% हो गया। अगर आपने क्लास अटेंड किया है तो बहुत अच्छी से आपको समझ में आ रहा होगा, इन फॉर्मूलों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।
सीधे आप सोचते हैं कि अच्छा क्रय मूल्य 432 है, लाभ कितना है 25, मतलब क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिए तो क्रय मूल्य का 125%। 25 पचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 अठे 32, कितना आ जाएगा 540 रुपए विक्रय मूल्य। अब 540 रुपए विक्रय मूल्य आ गया तो विक्रय मूल्य एक और तरीके से निकालते हैं, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य पे छूट देकर। छूट कितना है 20%, तो एमआरपी का 80%, एमआरपी पे 20% का छूट दिए मतलब एमआरपी पे 20% डिक्रीज कर रहे हो तो कितना में सामान बिका 540 में। तो यहां से एमआरपी मतलब अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 540 इंटू 10/8। कट कर दीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से कट करिए, 4 एकम 4, कितना आएगा 4 त्रिका 12, 4 पंचे 20, 5 पचे 25, 5 त्रिका 15, 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, 675 रुपए। आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे लाभ लगाएंगे तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पे छूट तो भी क्या होता है विक्रय मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ का प्रतिशत कितना है। ठीक, लाभ जो हुआ है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। आपको लाभ जो दिया है ये कितना दिया है विक्रय मूल्य का 25%, ये आपको लाभ दिया है। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य बटा 4, लाभ का वैल्यू कितना दिया है विक्रय मूल्य बटा 4। तो यहां से आप ये कर सकते हैं कि लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 1/4। अनुपात निकालना सीख गए मतलब काम खत्म हो गया आपका। लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना 1/4। जब भी प्रतिशत पूछेगा अगर अनुपात मिला मतलब काम खत्म। यहां से सीधे सीधे मान लीजिए लाभ कितना 1 रुपया, विक्रय मूल्य कितना 4 रुपया, सीधे सीधे मान सकते हैं आप, क्योंकि प्रतिशत फाइंड करना है। अनुपात मिला मतलब काम खत्म, लाभ 1 रुपया, विक्रय मूल्य 4 रुपया। तो यहां से क्रय मूल्य बता सकते हैं ना कितना होगा 3 रुपया, बता सकते हैं क्रय मूल्य कितना 3 रुपया। अब बोला क्या है लाभ का प्रतिशत, काम ही खत्म हो गया। लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कुल लाभ 1 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 3/100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100/3 कितना आ जाएगा 33 सही 1/3। कितना आसान हो गया। अनुपात मिलने का मतलब प्रतिशत और लाभ हानि में आपका काम ही खत्म हो जाता है। ठीक, तो लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 1/4 मिला तो लाभ को 1 रुपया मान लिया, विक्रय मूल्य को 4 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा 3 रुपया। तभी तो 1 रुपया का लाभ मिलेगा आपको, तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा 4। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आपको लाभ का प्रतिशत निकालना आता होगा कुल लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू कितना 100%। तो कुल लाभ कितना है 1, क्रय मूल्य कितना 3 इंटू 100%। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x का मान दिया है 1/वर्गमूल 2 - 1, तो x² - 6 + 1/x² का मान पूछा है। तो एक तरीका तो यह है आप x² का मान पहले निकाल लो, ऐसा कुछ आएगा x² का मान। ठीक, x² का मान आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² - 2ab, ये मिलेगा आपको x² का मान मिलेगा। ठीक, कर सकते हैं ना ऐसा, x² का मान आपको निकालना था। एक और तरीका भी है करने का, पहले आप x को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, पहले आप x को सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो ज्यादा आसान है। चलिए वैसा करते हैं, x को पहले क्या करिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होगा, x का वैल्यू कितना है 1/√2 - 1, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है परिमेयकरण करना। परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हर में जो भी लिखा होता है उसका चिन्ह को चेंज करके अंश और हर में गुणा करते हैं। जब भी आपको अंश बटे हर का रूप दिखा और हर में क्या लगा होगा वर्गमूल, तो आप उसका क्या करेंगे परिमेयकरण। कैसे करेंगे देखिए, नीचे जो भी लिखा होता है उसका चिन्ह को चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो नीचे a - b a + b, तो क्या बन जाएगा a² - b², कितना हो गया √2 + 1 डिवाइड बाई कितना
√2 का वर्ग 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा √2 + 1। ये मिल गया आपको x का वैल्यू, मिल गया आपको x का वैल्यू। ठीक, अब थोड़ा आसान हो जाएगा, x² निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा √2 + 1 का वर्ग आ जाएगा। x को सिंप्लीफाई करके आपने इतना निकाल लिया, अब x², तो ये हो जाएगा a² + b² + 2 × a × b, कितना आ जाएगा 2 + 1 + 2 √2, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2 √2, ये मिल गया आपको x² का मान। एक और डेटा चाहिए 1/x², लेंदी प्रश्न है ये भी। 1/x² चाहिए, तो 1/x² कितना हो जाएगा 1/3 + 2 √2, ये हो जाएगा 1/x²। x² आपको मिल चुका है, तो आप क्या बता सकते हैं 1/x², लेकिन वापस से परिमेयकरण करना पड़ेगा। व्यापम का जो लेवल होता है वो थोड़ा टफ होता है भाई। 3 - 2 √2, 3 - 2 √2, कितना हो जाएगा 3 - 2 √2, और नीचे कितना हो जाएगा 3 का वर्ग - 2 √2 का वर्ग, कितना आ जाएगा 3 - 2 √2, नीचे कितना 9, 2 √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 2 √2, ये मिल गया 1/x² का मान। अब इनकी वैल्यू को उठा के पुट कर दो। क्या पूछा है x² - 6 + 1/x², पूछा क्या है x² - 6 + 1/x², तो x² का मान आपने कितना निकाला 3 + 2 √2 - 6, और 1/x² का मान आपने क्या निकाला 3 - 2 √2, 2 √2 से 2 √2 क्या हो गया कैंसिल, 3 और 3 6, 6 में 6 गया, कितना 0। जब पूछना ही 0 था तो इतना कैलकुलेशन काहे करवाया, ठीक 0 आ गया। तो आपने किया क्या है परिमेयकरण किया है। परिमेयकरण का प्रश्न है, अंश बटे हर का रूप आपको दिखता है और हर में क्या लगा होगा वर्गमूल, तो सबसे पहला काम होता है उसका परिमेयकरण करना, सबसे पहला काम। और परिमेयकरण कैसे करते हैं तो आपको पता है, अगर अंश बटे हर का रूप दिखा, आप देख पा रहे हैं अंश बटे हर का रूप और हर में क्या लगा है वर्गमूल, तो उसका परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह को चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो ये आपको मिल गया √2 + 1 x का मान। अब x² निकाल लिए तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, x² मिल गया आपको, तो 1/x² आप निकाले, ये देखिए 1/x²। लेकिन अंश बटे हर का रूप वापस से दिखा और हर में क्या लगा है वर्गमूल, तो आप वापस से क्या किए उसका परिमेयकरण, कितना आया, ये आया आपका x², 1/x² का मान। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दिए, x² का वैल्यू पुट किया -6, 1/x² का वैल्यू पुट किया, कितना आ गया 0। ऑप्शन में 0 है क्या, बिल्कुल होगा। ये देखिए ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है 0। तो ये थे 30 प्रश्न। तो व्यापम का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल होता है, सीजीपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा टफ भी माना जाता है। आप देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन व्यापम के एग्जाम्स में सिलेक्शन लेने के लिए आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 45 प्रश्न आपके मैथ्स और रीजनिंग से बनते हैं, 30 मैथ्स के और 15 रीजनिंग के। तो व्यापम का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे यहां 25 अक्टूबर से बैच संचालित हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री का करना है, सीजीपीएससी मेंस या सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, तो आप नंबर्स जो दिए गए थे एडवर्टीजमेंट में आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। सारे बैचेस की आपको जानकारी मिल जाएगी। सारे बैचेस यहां पे संचालित हो रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।